नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए साफ निर्देश दिया है कि सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर निकायों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एसईसी की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कहा कि संवैधानिक जनादेश के तहत स्थानीय चुनाव समय पर होना जरूरी है। कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 तक पूरी करने और ईवीएम की व्यवस्था 30 नवंबर 2025 तक सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही एसईसी को जरूरी कर्मचारियों की सूची 2 हफ्ते में मुख्य सचिव को देने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड परीक्षाओं या कर्मचारियों की कमी जैसे बहानों को खारिज कर दिया। बता दें कि 2017 से महाराष्ट्र में 27,000 से अधिक वार्डों में चुनाव रुके हुए हैं और प्रशासन प्रशासकों के हाथ में है। कोर्ट का यह आदेश स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भाजपा और जेडीयू गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सब्जी में नमक की तरह हैं और हर सीट पर 20 से 25,000 वोट प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी को अधिक सीटें चाहिए, हालांकि संख्या सार्वजनिक नहीं बताई। वहीं चिराग के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी 39 सदस्यीय चुनाव समिति बनाई है, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती जीवन पर बनी फिल्म चलो जीते हैं दिखाने के लिए 243 सेवा रथ बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किए हैं। मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू हुई यह पहल चुनाव प्रचार की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति तेज कर दी है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक टीवी शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा सरकार सत्ता में बने रहने के लिए धर्म और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, जबकि राहुल गांधी बातचीत और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। अफरीदी ने मोदी सरकार की तुलना इस्राइल से भी की। इस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस को घसीटते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान और कांग्रेस का पुराना याराना है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत से नफरत करने वाला हर शख्स राहुल गांधी में साथी ढूंढ लेता है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने अफरीदी को कट्टर हिंदू द्वेषी बताया और आरोप लगाया कि राहुल पाकिस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं। यह विवाद भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच के बाद उठा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में आतंकी सरगना मसूद अजहर का परिवार मारा गया। 7 मई के हमले को याद करते हुए उसने कहा कि भारतीय सेना ने अजहर के परिवार को टुकड़ों में तब्दील कर दिया। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिनमें बहावलपुर, कोटली और मुरीदके के ठिकाने शामिल थे। बहावलपुर जैश का गढ़ माना जाता है, जहां अजहर का मुख्यालय है। रिपोर्टों के मुताबिक हमले में अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसका साला मोहम्मद यूसुफ अजहर भी मारा गया, जो 1999 के IC 814 अपहरण का मास्टरमाइंड था। भारत ने साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी ढांचों के खिलाफ थी, जबकि पाकिस्तान लगातार अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है। एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा देने की मांग की थी, लेकिन ICC ने इसे ठुकरा दिया। PCB का आरोप था कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे रविवार को भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव से टॉस के समय हाथ न मिलाएं। इसके अलावा टीम शीट भी दोनों कप्तानों के बीच साझा नहीं की गई। 69 वर्षीय जिम्बाब्वे के रेफरी पाइक्रॉफ्ट अब पाकिस्तान और UAE के बीच होने वाले अंतिम ग्रुप मैच में अधिकारी के रूप में मौजूद रहेंगे। ICC ने PCB को आधिकारिक जवाब देते हुए कहा कि उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच में हैंडशेक मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने आरोप लगाया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था और ICC में शिकायत दर्ज कराई। PCB का कहना है कि यह क्रिकेट भावना के खिलाफ है और उन्होंने पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की।
हालांकि भारतीय टीम ने साफ किया है कि पाइक्राफ्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और अन्य सैन्य अभियानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए खुद ही हाथ ना मिलाने का फैसला किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। वहीं इससे पहले रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने भी एक्स पर लिखा था कि मैच से पहले भारत ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि वे पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे और मैंने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान को भी इस बारे में बता दिया था। फिर भी मैच के बाद पाकिस्तान ने अपने प्रशंसकों को गुमराह करने और अपने प्रदर्शन को छिपाने के लिए यह नाटक किया। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने गजा पर इस्राएली हमलों के बाद तुरंत अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। मंत्रालय ने कहा कि गजा में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत कदम उठाना चाहिए। एक्स पर जारी एक बयान में उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नाकामी को संदिग्ध और अनुचित बताया। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इस्राइल गजा सिटी पर कब्जे की योजना बनाकर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है और शहर को सामूहिक कब्रिस्तान में बदल रहा है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय वेस्ट बैंक में स्थित फिलिस्तीन अथॉरिटी का हिस्सा है। सोमवार रात को इस्राइल ने गजा सिटी पर भारी बमबारी की और कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि इस्राएली सेना ने पूरे शहर पर कब्जे के लिए जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया है। इस्राएली सेना ने गजा में चल रहे अपने अभियानों पर नया अपडेट जारी किया है। सेना ने दावा किया कि उसकी टुकड़ियां गजा सिटी में जमीनी अभियान का विस्तार कर रही हैं और रफा व खान यूनिस इलाकों के साथ ही इस्राएल की सीमा से लगे सुरक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। IDF ने बताया कि पिछले हफ्ते इस्राएली वायुसेना ने गजा शहर में 850 से अधिक ठिकानों और सैकड़ों आतंकवादियों को निशाना बनाया। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई हमास के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। इन हमलों के बाद गजा सिटी में हालात और गंभीर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि इस्राएल ने गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जनसंहार किया है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इस्राएल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जनसंहार के 5 में से 4 कृत्य किए हैं। इनमें फिलिस्तीनियों की हत्या, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाना, उनके विनाश के हालात बनाना और जन्म रोकने की कोशिश शामिल है। आयोग ने इस्राएली नेताओं के बयानों और सेना की कार्रवाइयों को जनसंहार के इरादे का सबूत बताया। हालांकि इस्राएल के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए रिपोर्ट को भ्रामक और झूठा करार दिया है। देहरादून में मंगलवार को बादल फटने और लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में अब तक 5 लोगों के बहने की पुष्टि हुई है और 500 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। तेज बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर आ गई और टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। कई सड़कों, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। एक पुल बह गया और सड़कों का बड़ा हिस्सा ढह गया है। पौंधा क्षेत्र में देवभूमि संस्थान के परिसर से SDRF ने 200 बच्चों को सुरक्षित निकाला। मझारा गांव में भूस्खलन से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सूधोवाला के पास टोंस नदी में एक व्यक्ति बिजली के खंभे पर फंसा देखा गया। सहस्त्रधारा और माल देवता में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कश्मीर घाटी का सेब उद्योग इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है और अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने की आशंका है। सोपोर, शोपिया, अनंतनाग और कुलगाम की मंडियों में सोमवार को विरोध के रूप में कारोबार बंद रहा। किसानों और कारोबारियों का कहना है कि बीते 20 दिनों से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेब से लदे ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे माल सड़ रहा है। सोपोर फ्रूट मंडी के अध्यक्ष फयाज अहमद मलिक ने बताया कि ट्रक समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार से नाराजगी जताई और कहा कि अगर सड़क को ठीक नहीं किया जा सकता तो इसे राज्य के हवाले किया जाए। वहीं नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे में समाधान निकाला जाएगा। कश्मीर में लाखों लोगों की रोजी रोटी सेब उद्योग पर निर्भर है और हर साल करीब 20 से 25 मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब 2 और पूर्व भारतीय क्रिकेटरों युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को तलब किया है। उथप्पा को 22 सितंबर और युवराज को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। इससे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन से भी इसी केस में पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती, अभिनेता अंकुश हाजरा और अभिनेत्री उर्वशी रौटेला को भी जांच में शामिल किया।
एजेंसी का कहना है कि कई मशहूर हस्तियों ने इन बैन किए गए सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार किया, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध लेन देन हुआ। जांच में सामने आया है कि करीब 220 मिलियन भारतीय ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 110 मिलियन नियमित यूजर हैं। यह केस टैक्स चोरी, फेमा उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.